Hello students and welcome to one more session of my online biology classes which is Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं ऑनलाइन क्योंकि हम स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स और ये जो है दिस इज द 10th पार्ट. ओके, पहले के वीडियोस आपको ऑनलाइन मेरे चैनल पे मिल जाएंगे. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ द सपोर्ट. बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर इट. ओके, सो जितने ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे उतना मैं कंटेंट अच्छे से बना सकूंगी. मुझे बहुत स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करती हूँ. ओके, फॉर ऑल स्टैंडर्ड्स एंड फॉर नीट बायोलॉजी. तो आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं, चैप्टर वाइज आपको स्टडी करना है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, नीट के लिए आपको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए हैं, तो मेरे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके की क्लासेस हैं, आवरली बेसिस पर भी हैं. तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन, या तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू. तो हम बायोमोलिक्यूल्स में हमने स्ट्रक्चरल जो है वो एस्पेक्ट सारे कंप्लीट कर लिए हैं, राइट. एंड अभी के टाइम पे हम वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज नोन एज एंजाइम्स. ओके, तो एंजाइम्स जो हैं ये है ना स्टूडेंट्स एक स्पेशलाइज्ड टाइप के प्रोटीन्स हैं. सो बिकॉज एंजाइम्स जो हैं लिविंग सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसीलिए प्रोटीन्स के ही एक स्पेशलाइज्ड केस के जैसे हम एंजाइम्स के साथ में डील कर रहे हैं. तो एंजाइमोलॉजी जो है उसके ऊपर आपको काफी एक डिटेल्ड सेक्शन है जिसमें यू हैव अ लिटिल बिट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, फिर उनका वर्किंग, उनका क्लासिफिकेशन वगैरह. ऑलराइट, सो नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम टेक्सचुअल पॉइंट ऑफ व्यू. अब एंजाइम्स क्या है ये देखते हैं. आई ऑलरेडी सेड कि दे आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन्स, करेक्ट. सो हजारों डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शंस जो हैं, वो सेल में कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, करेक्ट है. अभी एक छोटे से टाइनी लिविंग सेल में लिटरली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे रिएक्शंस आर गोइंग ऑन. ओके, एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ. अगर आप समझिए ग्लूकोज मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकॉन डी है ना, इसको जरा अच्छे से समझिए. आप ग्लूकॉन डी मार्केट से लेकर आए और छोटा सा वो एक पाउच में अगर आप उसको निकाल लेंगे चम्मच में, करेक्ट है, तो वो एक क्रिस्टलाइन व्हाइटिश कलर का पाउडर है, राइट. अभी मान लीजिए ये शक्कर को आपने चम्मच में या छोटे से डिश में निकाल के रख दिया और आपने रूम टेम्परेचर पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया. रूम टेम्परेचर समझ लीजिए कि आपका रूम टेम्परेचर समझिए 32 या 33 डिग्री सेल्सियस है. सपोज आपने उसको छोड़ दिया टेबल पर, तो क्या वो ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा 32-33 डिग्री सेल्सियस पे? 35 डिग्रीज पे करेगा? 36 डिग्रीज पे करेगा? 37 डिग्रीज पे करेगा? नहीं करेगा. 38 डिग्रीज पे करेगा? नहीं करेगा. अगर आपको इस शुगर से ओके कुछ प्रोडक्ट निकालना है तो आपको इसे हीटिंग करनी पड़ेगी, है ना. या तो आपको कोई एसिड हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा, समथिंग यू विल हैव टू डू, है ना. आपको कुछ एडिशनली बाहर से ऐड करना पड़ेगा या तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. तो यही ग्लूकोज को अगर आप समझिए चम्मच में हीट कर लेते हैं गैस के ऊपर, ओके, तो मिनिमम 100 के ऊपर टेम्परेचर जाएगा तभी वो शुगर मेल्ट होना शुरू होगा और फिर उसमें से धुआं निकलेगा जिसके मे बी इट मे बी वाटर वेपर या CO2 एक्सेट्रा. समझ रहे हैं आप. लेकिन अभी एक चीज अंडरस्टैंड कीजिए, आप यही ग्लूकोज, ओके, यही ग्लूकोज जब भी आप इसको खा लेते हैं तो आपके बॉडी के सेल्स आपके बॉडी के टेम्परेचर पे, आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्रीज है, यस. 37 डिग्री सेल्सियस पे इस शुगर को आपका बॉडी ब्रेक डाउन करता है, उसमें से निकाले हुए एनर्जी का वो ATP में कन्वर्जन करता है और CO2 एंड वाटर का बाय प्रोडक्ट वो तैयार करता है. अब ये सोचने वाली बात है, यस और नो, कि अगर आप नॉर्मली उसको बाहर रूम टेम्परेचर पे 37 इवन 40 डिग्रीज तक भी रखेंगे तो ग्लूकोज बड़ा ही स्टेबल है, उसको कुछ नहीं होगा. बट यही चीज आपके बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है. कभी आपने सोचा है कैसे होता है, राइट. तो हमारे बॉडीज में या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में छोटे छोटे जो होते हैं, देर आर समथिंग्स विच आर कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट. ओके, छोटे छोटे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स, करेक्ट है. अगर हमारे बॉडी में एंजाइम्स ना हो तो ये जो लाखों रिएक्शंस हम बड़े आसानी से फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर और फिजियोलॉजिकल पीएच पे कर लेते हैं, ओके, इनको करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाए, राइट.
सो अभी आपको समझ में आएगा कि वाई एंजाइम्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो ऐसे लगता है ऑटोमेटिकली हो रहे, लेकिन क्यों हो रहे हैं? बॉडी टेम्परेचर पे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स वर नॉट प्रेजेंट इन द सेल, या तो ये रिएक्शंस नहीं होते बिल्कुल, या तो अगर होते तो इतने स्लो होते कि ना होने के बराबर होते, करेक्ट है। तो ये इंट्रोडक्शन है। अभी हम आते हैं कि जिन पर्सन ने या जिन केमिस्ट ने एंजाइम्स की डिस्कवरी की, ओके, उनकी खोज की, वो जर्मन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिनका नाम था एडवर्ड बकनर। ओके, एडवर्ड बकनर। इन्होंने एंजाइम्स की डिस्कवरी की थी और वो भी एक्सीडेंटली की थी। ओके, वो स्टडी कुछ और कर रहे थे, यीस्ट के सेल्स को स्टडी कर रहे थे, ऑलराइट। एंड बाय एक्सीडेंट उन्होंने डिस्कवर किया कि अरे किसी भी फर्मेंटेशन या किसी भी ब्रेकडाउन प्रोसेस के लिए मुझे लिविंग सेल्स की तो जरूरत है ही नहीं। अगर सेल्स नहीं है, लेकिन सेल को तोड़ करके, क्रैक करके, ओके, उसके जो अंदर का लिक्विड है जिसको हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं बायोलॉजी में, किसी भी चीज को जब भी हम क्रैक करके उसका लिक्विड निकालते हैं, जैसे पत्तों का या एनिमल टिश्यूज का या बैक्टीरियल या यीस्ट सेल्स को हम क्रैश करके उनका लिक्विड निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सट्रैक्ट। ओके, तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अल्कोहल बनाना है ग्रेप से, है ना, वो फर्मेंटेशन है। तो नॉर्मली हम लोग ईस्ट के सेल्स लाइव ऐड करते हैं, बट अगर जो मैंने लाइव सेल्स नहीं भी ऐड किए, ओके, अगर मैंने क्रश करके ओनली एक्सट्रैक्ट ऐड किया, तब भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो होता है, करेक्ट है। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि मुझे यीस्ट के कंप्लीट सेल्स की तो जरूरत है ही नहीं, इवन उनके एक्सट्रैक्ट से मेरा काम चल जाता है। तो उन्होंने क्या सोचा कि यीस्ट के सेल में कुछ ऐसा चीज है, ओके, जिसके वजह से फर्मेंटेशन हो जाता है, और उस सो कॉल्ड चीज को उन्होंने नाम दिया एंजाइम, जो दो वर्ड से आते हैं, ग्रीक वर्ड से। एन मतलब इन, अंदर, जाइमा मतलब ईस्ट, तो ईस्ट के अंदर का एक्सट्रैक्ट या चीज, करेक्ट है। अभी ये टर्म हम सारे ही बायो कैटलिस्ट के लिए यूज करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ प्रोटीन्स आपके सेल में वो हैं जो एंजाइम का काम करते हैं। हाँ, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स मोस्टली, ओके। अब हर एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शंस को कैटलाइज करता है, करेक्ट है। तो एंजाइम्स बड़े ही स्पेसिफिकली होता है। कभी कभी ओनली एक ही रिएक्शन एक एंजाइम कैटलाइज करेगा, और वो उसी को कैटलाइज कर सकता है, दूसरे को कैटलाइज नहीं कर सकता। कोई और एंजाइम उस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर पाएगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो एंजाइम है ना, जैसे ताला और चाबी, है ना। तो जैसे सबस्ट्रेट है और एंजाइम है, सबस्ट्रेट वो चीज जिसपे एंजाइम काम करती है, और एंजाइम तो एंजाइम ही है। तो जैसे हर ताले की चाबी बड़ी ही स्पेसिफिक होती है, वैसे ही हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स रहते हैं, करेक्ट है। अब जिस चीज पे एंजाइम एक्ट करे वो हो गया सबस्ट्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एंजाइम मैं ले लूं, एग्जांपल अगर मैं ले लूं हेक्सोकाइनेज, ये एक एंजाइम है। हेक्सोकाइनेज जो है ये 6 कार्बन शुगर्स पे एक्ट करता है, मतलब वो ग्लूकोज पे एक्ट करेगा, तो ग्लूकोज क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया, और एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, करेक्ट है। तो जिस चीज पे एंजाइम एक्ट करे, ओके, वो सबस्ट्रेट, और एंड में जो मिले वो प्रोडक्ट, ठीक है। अब एंजाइम्स कुछ जो ऐसे होते हैं जो ओनली सेल के अंदर ही काम कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाउंड्री के अंदर ही वो अपना एक्शन दिखा सकते हैं, तो जहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं वहीं पे काम करते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स को हमने नाम दे दिया है एंडो एंजाइम्स। एंडो मतलब इनसाइड, तो ये दीज आर इनसाइड अ सर्टेन बाउंड्री वॉल, ओके, इनसाइड द सेल। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर तैयार होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर तैयार होते हैं, ओके, ये सारे एंजाइम्स किस तरीके के एंजाइम्स है? एंडो एंजाइम्स है। ये ओनली दायरे के अंदर काम करेंगे। हम्म? अगर एंजाइम्स ऐसे हैं जो सेल के बाहर एक्ट कर सकते हैं, ओके, तो ऐसे एंजाइम्स को हम लोग एक्सो एंजाइम्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब भी हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, तो फंगाई जो है, किंगडम फंजाई, उसका हम लोग एक स्पेसिफिक मतलब एक्टिविटी बोलते हैं कि इट इज केपेबल ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो ये क्या करता है? अपने सेल के बाहर एंजाइम्स को फेंकता है, ओके, एंजाइम्स उनका खाने को डाइजेस्ट करता है बाहर, और फिर वो लिक्विड को फंगस अंदर अब्सॉर्ब करता है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है। तो एंजाइम्स भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर हैं, एंड इनको नाम दिया है एक्सो एंजाइम्स। इनसे आप दिखेंगे कि एंजाइम्स जो फंगस रिलीज करता है वो ज्यादातर एक्सो एंजाइम्स होते हैं।
है ना। ये एंजाइम्स लिविंग सेल द्वारा सिंथेसाइज जरूर है, लेकिन ये सेल के बाहर भी ओके अपना काम कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे, यीस्ट भी एक तरीके का फंगस ही है ना। तो जब एडवर्ड बकनर ने वर्क किया यीस्ट के साथ, तो इसीलिए उन्होंने एंजाइम्स जो है उनकी डिस्कवरी कर ली, राइट। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, रेनेट जो होता है, रेनेट एक पर्टिकुलर एंजाइम है, ओके, इट्स अ टाइप ऑफ मिक्सचर जिसमें रेनिन एंजाइम होता है। और इसका इस्तेमाल जो है कमर्शियल तौर पे जब चीज वगैरह बनता है, तो दूध के प्रोटीन को कोएगुलेट करने के लिए, उसके गट्ठे बनाने के लिए, ऑलराइट, केजिन को गट्ठा बना के चीज बनाने के लिए कमर्शियली लोग रेनिन टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस कम्स फ्रॉम द स्टमक ऑफ अ बेबी काउ और अ काफ, ओके। हालांकि अभी जो है काफी सारा बैक्टीरियल रेनेट जो है वो भी बनने लगा है। तो वेजिटेरियन चीजेस जो है जिसपे ग्रीन मार्क रहता है, उसमें जनरली रेनेट इज नॉट यूज्ड विच इज ऑफ एनिमल ओरिजिन, बैक्टीरियल ओरिजिन का यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, एंजाइम का नेचर क्या है, राइट। अब बेसिस की भाई केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है एंजाइम की, हम एंजाइम को कन्वीनियंटली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो प्योरली प्रोटीन के एंजाइम्स हैं, मतलब वो 100% प्रोटीन से बने हैं, उसमें और कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल नहीं है, ऑलराइट। इनका एक एग्जांपल होता है प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस जो हैं प्रोटीन्स पे काम करते हैं और उनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू या तो अमाइनो एसिड्स या तो छोटे छोटे पेप्टाइड्स, ओके। एक चीज आप नोटिस करेंगे, ये जो एज है ना, ASE, ये ज्यादातर एंजाइम के नाम के एंड में आता है, ओके। तो जैसे OSE शुगर के नाम में आता है, ग्लूकोज, राइबोज, जाइलोज, पेक्टोज, वैसे ASE एंजाइम के नाम के एंड में आता है, हेक्सोकाइनेजेस, काइनेजेस, फॉस्फेटेजेस, ओके, प्रोटीएजेस, सल्फाटेजेस। तो ASE जनरली अगर आता है तो दीज आर एंजाइम्स, है ना, वो नेमिंग सिस्टम है, करेक्ट। तो एंजाइम का फर्स्ट कैटेगरी प्योर प्रोटीन, जहां पे एंजाइम में प्रोटीन के अलावा स्ट्रक्चर में कुछ और आपको नहीं मिलेगा, उसका एग्जांपल हो गया प्रोटीएज जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। सेकेंड तरीके का एंजाइम होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। अब कॉन्जुगेटेड वर्ड आपने पहले भी देखा है, तो आपको पता है कि मतलब प्रोटीन के साथ में कुछ और भी है इस एंजाइम के स्ट्रक्चर में, है ना। तो प्रोटीन के साथ में अगर आप एक नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच कर देंगे, याद है जैसे आपने हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर किया था, नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप, वैसे ही एंजाइम्स में भी कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हैं, ओके। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे वो एंजाइम का काम करते हैं, तो वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के जैसे ही, है ना। तो इसमें प्रोटीन है प्लस एक नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये अटैच्ड होता है, ऑब्वियसली केमिकल अटैचमेंट की बात चल रही है, तो देयर इज अ बॉन्ड दैट इज गेटिंग मेड, ओके। अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, ये टाइटली बाउंड होता है प्रोटीन के साथ वाया केमिकल बॉन्ड्स, एंड इसको हम हाइड्रोलिसिस द्वारा निकाल नहीं सकते हैं, इट्स वेरी टाइटली बॉन्डेड। अगर आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी ब्रेक होगा, हाँ, आप प्रोस्थेसिस को अलग से नहीं कर सकते, निकाल सकते। और अगर आप उसमें कामयाब हो भी गए कि आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप को निकाल दिया प्रोटीन से, तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा बिना प्रोस्थेटिक ग्रुप के, करेक्ट है। तो ये आपको याद रखना है ना। अब ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको अपने काम करने के लिए, है ना, जो भी उनको कैटालिसिस करनी है, जो काम करना है, उसके लिए उनको मदद लगती है किन चीजों से, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और कुछ इनऑर्गेनिक छोटे छोटे आयंस हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओके, आयरन एंड एटसेट्रा, ओके। तो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लगते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस लगते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एंजाइम को लगते हैं ना, वो एंजाइम के प्रोटीन के साथ में टाइटली बिल्कुल बाउंड होते हैं। अगेन बाउंड बाउंड जब भी वर्ड आता है मतलब केमिकल बॉन्डिंग है, करेक्ट है। तो छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एंजाइम के प्रोटीन वाले हिस्से से टाइटली केमिकल बॉन्डिंग द्वारा जुड़े हुए हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या नाम दे देते हैं, वी कॉल देम को एंजाइम। को मतलब साथ में काम करना, एंजाइम इज एंजाइम, तो एंजाइम के साथ में काम करने वाला टाइटली बाउंड छोटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ओके, इसका नाम हो गया को एंजाइम। और जो छोटे इनऑर्गेनिक आयंस हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, Mg2+ एंड आयरन Fe2+, Fe3+, ये इनऑर्गेनिक आयंस हैं, लेकिन ये ना लूजली अटैच्ड होते हैं, ये टाइटली अटैच नहीं होते, प्रोटीन पार्ट को ही अटैचमेंट दिखाते हैं,
बट कोएंजाइम बिल्कुल टाइट अटैचमेंट, इनऑर्गेनिक आयन लूज अटैचमेंट, तो इनको हमने नाम दे दिया कोफैक्टर। ओके, तो देखिए कितने सारे आपने अलग अलग टर्म्स देख लिए। एंजाइम एक, उसको अटैच होने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एंजाइम को काम करने में मदद करता है, टाइटली कॉन्जुगेटेड होता है प्रोटीन पार्ट के साथ, वो हो गया कोएंजाइम, वो ऑर्गेनिक है। फिर छोटा इनऑर्गेनिक आयन जो वापस से प्रोटीन पार्ट के साथ ही जुड़ा है एंजाइम के, लेकिन वो लूजली अटैच्ड है। ओके, और दोनों चीजें जरूरी हैं प्रोटीन एंजाइम को काम करने में, राइट? तो दीज आर नोन एज कोफैक्टर्स। सो यू हैव एक तो जो मेन प्रोटीन है वो तो रहता ही है, उसके साथ में आपके इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स रहते हैं और ऑर्गेनिक को एंजाइम रहते हैं, करेक्ट है? तो दिस पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। कुछ ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स के एग्जांपल्स आपको नाम दिए हैं स्टूडेंट्स, ये आपको याद करने हैं विद स्पेलिंग्स। ओके, प्लीज स्पेलिंग लिखने में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, राइट? सो यू हैव निकोटीन अमाइड, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड विच इज एब्रिविएटेड या शॉर्ट फॉर्म इसका है NAD, और दूसरा है फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसका शॉर्ट फॉर्म है FMN। ओके, सो NAD एंड FMN आप देखेंगे बहुत सारे एंजाइम्स में, ओके, NAD और FMN मेन एंजाइम के साथ में जुड़कर काम करते हैं एज कोएंजाइम्स, करेक्ट है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इनऑर्गेनिक जो आयंस है मेटल्स वगैरह के, राइट, जो कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं, इनमें कई सारे हैं जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज, ओके, एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल आयरन जो है Fe2+, ये एंजाइम कैटलेज का इंपॉर्टेंट कोफैक्टर है। स्टूडेंट्स आपको एक चीज अंडरस्टैंड करना है, लगभग हर एंजाइम का एक कोएंजाइम या तो कोफैक्टर या दोनों, ओके, रिक्वायरमेंट होता ही है, और बिना इनके हमारा मेन एंजाइम जो है वो काम नहीं कर सकता है, करेक्ट है? सो दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और इनका प्रेजेंस बहुत जरूरी है, ठीक है? फिर आता है मैंगनीज। मैंगनीज जो है ये पेप्टिडेज एंजाइम्स के कोफैक्टर्स हैं। पेप्टिडेजेस क्या है? जैसे प्रोटीएजेस पूरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, पेप्टिडेजेस पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पेप्टाइड जिसमें 100 ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, उनको ब्रेक डाउन कर दिया और अमाइनो एसिड्स रिलीज कर दिए, करेक्ट है? नीडलेस टू से स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल्स याद करने हैं, करेक्ट है? Often, metal cofactors are referred to as enzyme activators, right? So जो cofactors requirements हैं, इनको हम कभी कभी कुछ बुक्स अगर आप स्टडी करेंगे, स्पेसिफिकली जब भी आप नीट के लिए जो है दूसरे बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे आपको ऐसे कई सारे टर्म्स दिखेंगे, एक्टिवेटर्स, प्रमोटर्स, ओके, देन यू विल हैव नेगेटिव एक्टिवेटर्स, नेगेटिव रेगुलेटर्स। तो ये सब जो है ये थोड़ा सा एडिशनल है, जब भी हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तब वो टाइम पे हम इस पे भी जरा सा फोकस करेंगे। अभी के लिए आप स्टेट टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतने टर्म्स जो है वो आना जरूरी है, ऑलराइट? सो यू हैव टू मेमोराइज द एग्जांपल्स, ऑब्वियसली कोफैक्टर्स के, कोएंजाइम्स के। अच्छा, जब भी आप नीट की तैयारी करेंगे दूसरे बुक्स में ना आपको दूसरे एंजाइम्स भी मिलेंगे, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज का नाम आएगा, हेक्सोकाइनेज का नाम आएगा। तो सारे एंजाइम्स जो आपके सिलेबस में ओके एक्सपेक्टेड हैं, तो उनका वो कोफैक्टर और कोएंजाइम रिक्वायरमेंट पूछ सकते हैं फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो आपको ओनली बायोमोलिक्यूल्स में इतने ही एग्जांपल्स हैं तो इतने ही करने हैं, ऐसे नहीं है। कहीं पर भी अगर आपने एंजाइम का नाम देख लिया, उसका कोएंजाइम कोफैक्टर रिक्वायरमेंट आपको नोट डाउन कर लेना है और उसको याद कर लेना है, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी कि एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको एक डिटेल लिस्ट देने के लिए सोच रही हूँ, कि क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में काफी सारे जो है स्ट्रक्चर्स आर नॉट देयर, तो मैं एक एडिशनल पावर पॉइंट प्रिपेयर करके एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको एज एन एडेंडम दे दूंगी, तो वो वीडियो के लिए वॉच आउट कीजिए। ओके, यहाँ पे हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, वंस अगेन प्लीज वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने कम्युनिटी में इसको स्प्रेड कीजिए, ऑलराइट? मुझे बहुत स्टूडेंट्स कॉल करते हैं और थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच, आप ये चीज करते रहिए। प्लीज वीडियोस पे कमेंट भी कीजिए। एंड लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, मैं क्लासेस और बाकी बहुत सारे कॉन्टैक्ट क्लासेस और दूसरे सेक्शंस के लिए भी मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, नीट के लिए पढ़ाती हूँ, तो प्लीज प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ऑलराइट? बहुत ही नॉमिनल कम रेट्स में मैंने क्लासेस रखे हुए हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू एंड कीप स्टडीइंग।